इस वीडियो में हम लोग रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग का अध्ययन करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। रासायनिक आबंधन और अणु संरचना, आणविक संरचना। रासायनिक बंध क्यों बनते हैं, यानी परमाणु आपस में क्यों जुड़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कुछ इनर्ट गैसों से लिया गया है। एक तो ये है कि हर एटम केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा अपने को स्टेबल बनाना चाहता है। अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने को स्टेबल बनाने के लिए केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है कि अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए या क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए केमिकल बॉन्डिंग होती है, रासायनिक आबंधन होता है। शुरू में जब इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी तो फ्रैंकलैंड ने वैलेंसी की संयोजकता की पुरानी विचारधारा या अपनी विचारधारा पेश किया था और उसने सुझाव दिया था कि एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो पूर्णांक हो, यानी 1 2 3 4 इस तरह हो, कोई फ्रैक्शन ना हो। उसके लिए उसने सरलतम तत्व हाइड्रोजन की वैलेंसी को 1 माना और हाइड्रोजन की वैलेंसी को 1 मान करके वैलेंसी की परिभाषा दिया। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मान करके फ्रैंकलैंड ने कहा कि हाइड्रोजन परमाणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम which combined with one atom of other type of atom, यानी दूसरे परमाणु के एक से हाइड्रोजन के जितने कंबाइन होते हैं वह नंबर उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो इस आधार पर इन्होंने जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल थे, सरलतम अणु थे, उनकी वैलेंसी को समझाने का प्रयास किया। जैसे लिथियम हाइड्राइड है या बेरिलियम हाइड्राइड या बोरान हाइड्राइड, ऐसे CH4, अमोनिया, H2O, HF। अब इसमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है तो इसे वैलेंसी ऐसे समझाया गया कि एक लिथियम से एक हाइड्रोजन जुड़ा तो इनकी वैलेंसी 1 है, एक बेरिलियम से 2 हाइड्रोजन जुड़ा तो इनकी वैलेंसी 2 है, एक बोरान से 3 तो इनकी वैलेंसी 3 है। ऐसे कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1। यानी हाइड्रोजन के सापेक्ष वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घट करके 1 हो जाती है। तो ये सरलतम अणुओं में हाइड्रोजन के आधार पर वैलेंसी को समझा ले गए। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन के आधार पर वैलेंसी को नहीं समझा सकते। जैसे नाइट्रोजन का ही कंपाउंड हाइड्रेजीन है, ये हाइड्रेजीन कंपाउंड है। N3H हाइड्रोजोइक एसिड है। तो अमोनिया में तो समझाया गया कि एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी क्योंकि हाइड्रोजन की 1 है। लेकिन हाइड्रोजन में 2 नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन, तो विद रिस्पेक्ट 1 नाइट्रोजन 2 ही हाइड्रोजन आएगा, तो वैलेंसी तो इस अनुसार 2 ही होनी चाहिए। या हाइड्रोजोइक में 3 नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन से 1/3 हिस्सा हाइड्रोजन का आएगा, तो यहाँ वैलेंसी नाइट्रोजन की नहीं समझा सकते। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स
जो सामने आए, हाइड्रोजन के साथ ही बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आए जिनकी वैलेंसी को फ्रैंकलैंड की विचारधारा नहीं समझा पाती। हाँ, ये है कि सरलतम मॉलिक्यूल्स में वैलेंसी को समझाने में फ्रैंकलैंड सफल रहे। बाद में इलेक्ट्रॉनों की जब खोज हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ही अब चलता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इनको पुराने माने जाते हैं, यद्यपि ये सब गलत नहीं है, सही ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट चलती है। तो वैलेंसी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया गया कासल और लुई के द्वारा, वो इनर्ट गैसों पर आधारित है। अक्रिय गैसों की खोज भी हो गई थी, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। तो अक्रिय गैसें सामान्य परिस्थितियों में कम क्रियाशील हैं और उनका जो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है। हीलियम को छोड़ करके सबके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन, इस पर विन्यास बहुत स्टेबल हो जाते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन त्यागना लेना दोनों मुश्किल होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनन विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन पर बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना या डालना कठिन है। तो व्यवहारतन जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो सब ये चाहते हैं कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन देना पड़े या लेना पड़े अथवा साझा करना पड़े। इसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और इसी आधार पर ऑक्टेट रूल दिया गया। तो ऑक्टेट रूल ये मानता है कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो जिसके संयोजी कोष में, बाह्य कोष को संयोजी कोष कहते हैं, जो आउटर सेल है उसको वैलेंस सेल कहते हैं। वैलेंस सेल यानी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। तो जिनके वैलेंस सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वैलेंसी 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली रहेगी। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, तो एल्कली मेटल्स के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और अंदर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए बड़े आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देते हैं, यानी त्याग देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब उनको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है तो बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए फर्दर इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल्स नहीं त्यागते। तो एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग करके एल्कली मेटल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा गए। आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से चला जाए तो एल्कली मेटल्स का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा लगती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो यदि 2 सक्सेसिव या क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर बहुत ज्यादा हो गया तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दूसरे को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये सभी एल्कली मेटल्स जो हैं वो यूनिक पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं, एक संयोजी धनायन बनाते हैं। एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 8 का गैप मिलेगा, यहाँ 18 का गैप मिलेगा, यहाँ 18 का गैप मिलेगा, यहाँ 32 का गैप मिलेगा।
तो लिथियम सोडियम को भी क्या ऐड कर रहे हैं। तो अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में लिखा जाए तो 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब यही बैलेंस सेल है, आउटर सेल है, यही बैलेंस सेल। 37 का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1। ऐसे फ्रेंसियम का मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1। अब इस सभी कॉन्फ़िगरेशन को आप देखो तो इतना इनर्ट गैसों का है, ये इनर्ट गैसों का है, ये भीतर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। यानी आप लिथियम को ऐसा लिख सकते हैं, हीलियम को ब्रैकेट में कर दिया जाए, ऐसे 1s2 ये हो गया, 2s1 बाहर हो गया। ऐसे इनका नियान को अंदर कर दिया जाए 3s1। यहाँ अगर आर्गन लिया जाए, आर्गन का 18 होता है 4s1। ऐसे यहाँ क्रिप्टन ले लिया जाए 5s1। ऐसे यहाँ जेनान ले लिया जाए, जेनान तो 6s1। ऐसे रेडान ले लिया जाए 7s1। तो ये जो लिखा गया इससे स्पष्ट है कि भीतर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैसों जैसा है और बाहर के s सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है। तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए जो एल्कली मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दें। इसलिए सभी एल्कली मेटल्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यूनी पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं और इनके यूनी पॉजिटिव यानी एक संयोजी जो धनायन है बहुत ही स्टेबल होते हैं और इनके जो कंपाउंड मिलते हैं उसमें इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में मिलती है। कोई कंपाउंड आप देखिएगा प्लस में मिलेगा। तो सभी एल्कली मेटल्स, सभी क्षार धातुएं एक संयोजक यूनिवैलेंट यौगिकों में एक संयोजकता व्यक्त करती है, यानी कांस्टेंट वैलेंसी 1 शो करती है और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का शो करती है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से ये बात स्पष्ट हो गई कि अपने को इनर्ट गैसों जैसा, अपने को अक्रिय गैसों जैसा बनाने के लिए एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, अपनी रिएक्टिविटी एक तरीके से कम करने के लिए, अपने को स्टेबल बनाने के लिए, यानी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए होता है क्योंकि हर एलिमेंट का जो आइटम है वो अपने को स्टेबलाइज करना चाहता है, अपने को अस्थायी बनाना चाहता है। जैसे Na और Na+ है, सोडियम का परमाणु, सोडियम का आयन। अब सोडियम का परमाणु बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको आप हवा में खुला छोड़ देंगे ऑक्साइड बना देगा, जल में डाल देंगे हाइड्रा ऑक्साइड हाइड्रोजन बना देगा, आग लगा देगा। वहीं सोडियम आयन Na+ कम क्रियाशील है, उसको आप जल में डालिए कुछ नहीं होगा।
यानी सोडियम का जो परमाणु है वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग है, प्रबल अच्छा है, लेकिन Na+ बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग कहलाएगा। एक हिस्सा अगर इलेक्ट्रॉन देने की प्रबल क्षमता रखता है, स्ट्रांग कैपेसिटी रखता है, तो उससे जो बना हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉन लेने की वीक कैपेसिटी रखेगा। तो एल्कली मेटल्स स्ट्रांग रिड्यूसिंग हैं इसीलिए क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी इनका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत कम होता है और शीघ्रता से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये अपने को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाते हैं, स्टेबिलिटी पा लेते हैं। अब ऐसे इनके बगल वाले को देखा जाए, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वैलेंसी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को वही शो करता है, स्पष्ट रूप से व्याख्या वही देता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनको सेकंड ग्रुप में स्थान दिया गया है, यानी एल्कली मेटल्स से जस्ट बगल में, और इनमें एक इलेक्ट्रॉन केवल ज्यादा है, मतलब एल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बगल में आ गए, और इनर्ट गैसों से 2 इलेक्ट्रॉन इनमें ज्यादा है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी रखेंगे। इनका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये दोनों कम होता है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन इनका इजीली निकलेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए डाई पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 का अंतर मिलेगा, यहाँ 8 का अंतर मिलेगा, 12, 8, 20, 20 हो गया, यहाँ 18 का अंतर मिलेगा, दोनों जोड़ेंगे 38 आएगा, यहाँ 18 का अंतर मिलेगा 56 आएगा, यहाँ 32 का अंतर मिलेगा तो 88 आएगा। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर लिखा जाए, इनर्ट गैस क्रोड को दिखाते हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के विन्यास में और बाहर 2, तो ऐसे लिखा जा सकता है 2s2, यानी इनके आउटर सेल के यस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ लिख सकते हो नियान का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 3s2, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2, क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन 5s2, जेनान का कॉन्फ़िगरेशन 6s2, रेडान का कॉन्फ़िगरेशन 7s2। तो इनके यस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यही बैलेंस सेल है इनका। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इनके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों यस में है, तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि कम एनर्जी लगती है। अब ऊपर से नीचे चलेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बढ़ता है, तो अब इनका छोटा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, ऐसे आकार बढ़ेगा, तो जिसका आकार ज़्यादा बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में और कम एनर्जी लगेगी, और उसी के आधार पर इनकी रिएक्टिविटी भी है। जिसका इलेक्ट्रॉन जितना फास्ट निकल जाए, मतलब जितनी कम एनर्जी में निकल जाए, उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव कहा जाएगा। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इजली वे में निकाल सकते हैं, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए ये सभी डाई पॉजिटिव कैटायन M2+ प्रकार के कैटायन बनाते हैं और अपने कंपाउंड में बाइवैलेंट है, यानी द्विसंयोजी धनायन बनाते हैं। ये द्विसंयोजी है, इनकी संयोजकता 2 है, तो 2 ग्रुप की संयोजकताएं फिक्स है, क्षार धातुओं की 1, क्षारीय मृदा धातुओं की 2, और ये अक्रिय गैसों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नजदीक है,
तो इलेक्ट्रॉन निकाल करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा लेते हैं। और आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिस पर एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सभी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसों से बहुत दूर है। तो वो लोग प्रयास तो करते हैं कि हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो लगभग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। खास करके जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं पाते, वो दूर हैं, इसलिए वो स्यूडो इनर्ट गैस टाइप का कैटायन बनाते हैं। स्यूडो यानी बाहर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, क्योंकि जो इनर्ट गैसें हैं उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। तो जो 8 पर आ गया वो तो ये बहुत ही स्टेबल होगा, लेकिन 8 पर ना आकर के उसके जैसा कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा जाए। तो 2 ग्रुप आपको दिखाया जिसमें कांस्टेंट बैलेंसी मिलेगी आपको। इसके बाद जैसे आगे बोरान परिवार है, बोरान परिवार है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइरियम, ये पी ब्लॉक का पहला वर्ग कहलाएगा। और वैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में 13वां वर्ग है ये। तो इनका एटॉमिक नंबर 5 है, इनका 13 है, इनका 31 है, इनका 49 है, इनका 81। यहाँ 8 का अंतर मिलेगा, यहाँ 18 का मिलेगा, यहाँ 18 का मिलेगा, यहाँ 32 का मिलेगा। इन सबके बाहर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP1 है। अब इनका बैलेंस ले आइए, इनका बैलेंस ले आइए, यानी बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तिर संयोजी सबको कहा जाएगा। लेकिन पी ब्लॉक में एक विशेष प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है। पीरियड नंबर 4 से इनर्ट पेयर इफेक्ट चलता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट अक्रिय प्रभाव कहते हैं। अक्रिय प्रभाव में जो यस इलेक्ट्रॉन है वो भीतर की ओर हो जाता है पीरियड 4, 5, 6 में, तो ये आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाता। इसलिए ग्रुप बैलेंसी से 2 यूनिट कम की जो ऑक्सीडेशन